मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हम लोग क्रॉनिक डिजीज की चर्चा पर वापस आते हैं। डॉक्टर हेनिमैन के क्रॉनिक डिजीज पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज इसी क्रम में हम लोगों ने काफ़ी सोरा के विषय में हम लोगों ने बहुत सारा जानकारी प्राप्त किया था और सोरा के लैटिन सोरा से होते हुए कैसे बढ़ता है, कैसे विकास होता है, कैसे उसका फैलाव होता है और वह जीवन का कैसे अंग बन जाता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। डॉक्टर हेनिमैन आगे चल करके क्योर ऑफ द क्रॉनिक डिजीज पर चर्चा करते हैं। क्रॉनिक डिजीज का इलाज कैसे किया जाए, चिकित्सा कैसे की जाए। तो इसमें कहते हैं कि खाली एक मरीज पर डिपेंड करना उत्तम नहीं होगा, सही नहीं होगा। कहते हैं कि अपने आप में सोरा तो बहुत सबसे विशाल है, सबसे मदर है और इसके साथ में ही दो और अन्य रोग हैं, अन्य माजमा हैं जो कि रोग को बनाए रखते हैं। और उसके विषय में भी अगर आप क्रॉनिक डिजीज को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं तो आपको सोरा के साथ साथ में दो अन्य माजम को भी देखना पड़ेगा और उस माजम को उन्होंने सिफिलिस और साइकोसिस कहा। तो यहाँ पर आकर के ये क्योर ऑफ द क्रॉनिक डिजीज की चर्चा वह अन्य माजम के साथ में करते हैं, क्योंकि सोरा की चर्चा उन्होंने कर चुके थे, उन्होंने किया था और अब वो आगे आकर के कहते हैं कि सोरा के साथ में वो ये कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए जहाँ की लार्ज नंबर ऑफ क्रॉनिक डिजीज है और हम लोगों ने जितना भी प्रकृति के ज्ञान के हिसाब से हम लोगों ने देखा सीखा वह अभी संभव केवल स्पेसिफिक रेमेडी के माध्यम से नहीं हो सकता है, खाली सोरा पर ध्यान देने से नहीं हो सकता है, लेकिन सोरा का जो विस्तार होता है बाद में चलता है वह उसकी जानकारी होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आगे चल करके कहते हैं ये जो माजमा है, ये जो माजमा है इसमें वेंडल कैंकर माने कि यौन यकृत के कारण और फिग वॉट्स डिजीज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूरी मानवता को बीमार करते रहा। और प्राचीन काल से अब तक लेकर के लोगों के अंदर में जो धारणाएं थे जीवन जीने का शैली, उसके आधार पर केवल यही नहीं था कि उनकी मानसिकता से भी बीमारी आती है, उनके व्यवहार से भी बीमारी आती है, उनके व्यवहार से भी बीमारी आती है, उनके कर्म से भी बीमारी आता है। तो कर्म के कारण भी रोग होता है और उनके मन की बातों से भी होता है और जो उनके अंदर में जो विकृत होता रहता है सोरा के माध्यम से आता है और उनके किए गए कर्म के आधार पर जो बीमारी आता है उसको। और मनुष्य ऐसा प्राणी है जो बिना कर्म के नहीं रह सकता है। कर्म के कई एक प्रकार होते हैं। कर्म एक सुकर्म होता है, यानी कि सही दिशा से काम करना, सही ढंग से काम करना, तो वहां पर आपका दोनों माध्यम से आप फ्री रह सकते हैं। लेकिन सोरा उसके साथ में आपका उसके साथ में उतार चढ़ाव बना रहता है। लेकिन इस कर्म के दूसरा जो रूप है उसको कहा विकृत कर्म, यानी कि जो कर्म जो है सो गलत रास्ते पर चला जाता है। और मन एक ऐसा, मनुष्य के अंदर में मन एक ऐसा सिस्टम है या सिस्टम कह लीजिए, ये एलिमेंट कह लीजिए या संचालक कह लीजिए, गाइड है जो कि मन को भ्रमित करते, पूरे जीवन को भ्रमित करते रहता है। और खास करके मन का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है वह आकर्षण, बाहर के दुनिया के साथ में आकर्षण और लुभावनी बातों में सुनने की उसकी आदत होती है। अच्छा लगता है, जो मन को अच्छा लगता है। तो मन के प्रकृति के हिसाब से ही कोई बात अच्छी लगती है, किसी का मन कैसा हो उसके हिसाब से होती है। और आप जानते हैं कि हम लोग को जीवन में सबसे ज्यादा जीने के लिए क्या जरूरत होता है? एक भोजन का जरूरत होता है, एक सांस लेने की जरूरत होती है। तो जितने भी हमारे सिस्टम है मेंटेन करने के लिए और जीवन को संचालित करने के लिए, उसके अंदर में हमारे साथ में होता है। और सेक्स भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है, सेक्स भी बहुत बड़ा आकर्षण है, क्योंकि कोई भी मनुष्य के अंदर से अगर सेक्स को न करने की निर्णय लेता है
यानी कि ब्रह्मचर्य की बात करता है और अधिक करने की बात लेता है, तो वह आपको अपने आप में एक विकृति का रूप हो जाए। यानी कि कर्म के अधिकता और कर्म के विकृति का रूप हो जाना एक नई बीमारी का दिशा को जोड़ देता है, जो कर्म आधारित होता है, और उस कर्म आधारित विकृति के कारण हमारे अंदर में बीमारियां आती हैं। और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल माजमा होगा, उन्होंने उसके लिए कहा कि सिफिलिस और साइकोसिस, है ना। और क्योंकि हेनिमैन के जमाने में लेकर के अभी तक जो सबसे ज्यादा विकृति देखा गया था वह सिफिलिस का देखा गया था, गोनोरिया का देखा गया था, और ये सारे चीज है। और लोगों के अंदर में जो विकार आ रहे थे, शरीर का विकृति हो रहा था, ये सारे चीज आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका रहन नहीं था, लोगों के अंदर में विलासिता का प्रकोप था, लोग तुरंत आकर्षित हो जाते थे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी का था नहीं, सब अपने मन से हिसाब करते थे। कोई 100 विवाह कर रहा है, कोई 10 विवाह कर रहा है, कोई विवाह की में है, और सभी के साथ में संपर्क बनाते चले जाते थे। और इस प्रकार जो है समाज में एक नया रोग फैल से चला गया, जो कि सिफिलिस के रूप का। सिफिलिस को कहा कि ये जीवन को खत्म करने वाला विनाशक रोग है, और ये सबसे भयावह रोग है, और पूरा संसार इस सिफिलिस के माध्यम से और साइकोसिस के माध्यम से बहुत लंबे अरसे तक सफर किया। इसलिए डॉक्टर हेनिमैन का भी ध्यान इस सिफिलिस और साइकोसिस पर गया, उस विकार के कारण, उस विकृति के कारण जो कि समाज में फैल रहा था, जिसके कारण, है ना। आज भी समाज में यह दूर अलग नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। आज हम लोगों ने रेगुलेशंस बनाया, नियम बनाया, परिवार की बात करी, विवाह की बात करी, बहुत सारी बातों को लोगों ने सीखा, अपने सामाजिकता की बात करी। लेकिन सामाजिक इसके बाद भी मन जो है सो इतना चंचल है और भ्रमित होता रहता है, जिसके कारण उसके अंदर में विकृति का आना जाना लगा रहता है। इसलिए इस संतुलन को देखने के लिए डॉक्टर हेनिमैन ने कहा कि इस दो चीज को, विकार को और देखना हम लोगों के लिए भी आवश्यक हो जाता है। यानी कि सोरा के अलावा हम लोग को सिफिलिस और साइकोसिस को भी देखना हम लोगों को जरूरी हो जाता है। कहा कि ये वेनरल डिजीज जो है, ये और ये स्मॉलर पार्ट ऑफ द क्रॉन, ये ऐसा नहीं है कि तो ये सोरा से ज्यादा, सोरा का बृहत रूप है, और सोरा के साथ में ये आपका सिफिलिस और साइकोसिस भी समाज में वर्तमान है, यानी कि दोनों का है। लेकिन अगर आप खाली सोरा की बात करेंगे, सिफिलिस साइकोसिस की बात नहीं करेंगे, तो क्रॉनिक डिजीज का इलाज करना आपके लिए संभव नहीं होगा, है ना। क्रॉनिक डिजीज का इलाज करना संभव नहीं होगा, कंप्लीट क्रॉनिक डिजीज की सब बात। क्योंकि जब क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिसिटी आती है, तो उसके अंदर में एक कम्प्लेक्सिटी आ जाता है। कम्प्लेक्सिटी मतलब कि एक जड़त्व आता जाता है, जिसके अंदर में उसका रिफ्लेक्शन कैपेसिटी जो है तो खत्म हो जाता है, और इसी से लोगों के अंदर में विकार आता है। तो इसी क्रम में यहाँ से आगे चल करके डॉक्टर हेनिमैन थोड़ा कर विस्तार से वर्णन करने के बाद में वो चले आते हैं साइकोसिस और सिफिलिस का वर्णन करने के लिए। तो मैं इसके साथ में हम लोग देखेंगे करीब करीब 4 पैराग्राफ में उन्होंने साइकोसिस का जिक्र किया है, जिसमें कि पहले पैराग्राफ में उन्होंने साइकोसिस माइल्ड का कैसे विकास होता है, और ये फिर ट्रीटमेंट ऑफ द साइकोसिस कैसे किया जा सकता है, जिसमें कि गोनोरिया और एक्सकरेंस वाट्स की बात आती है। अब देखिए, गोनोरिया और वाट्स की बात की चर्चा की जाती है, साइकोसिस के अंदर में की जाती है। आप लोगों ने कभी इस विषय पर सोचा है? मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि गोनोरिया का वाट्स से क्या रिलेशनशिप है, दोनों को एक साथ क्यों रखा गया। क्योंकि दोनों एक प्रतिफल के रूप में है, विकार के रूप में है, जो होता है उसके कारण वो लाता है आपके अंदर में विकृति लाता है, जीवन में विकृति लाता है। वाट्स भी एक विकृति ला रहा है, गोनोरिया भी आपके जेनिटल ऑर्गन में विकृति ला रहा है, को इंडिकेट कर रहा है। तो ये दोनों जो है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर कॉम्प्लिकेशंस, अब ये खाली सोरा गया नहीं, सोरा है भी, उसके साथ में साइकोसिस और सिफिलिस का भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है। कि आप खाली एक चीज पर तो प्रभावित नहीं हो रहे, पूरा दुनिया संसार आपको प्रभावित करने के, कब्जे में लेने का कोशिश करता है।
सभी दुश्मन आपके साथ में पीछा करने का कोशिश करते हैं, तो इसके साथ में कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है, देखिए जटिलता आता है। तो ये जटिलता जो आता है ये एक अस्थायी रूप ले लेता है, जिसका कि जो लाइलाज हो जाता है। और इस जटिलता को कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन शब्द सोरा साइकोसाइकोलॉजी। और फिर उन्होंने कहा चौथे पॉइंट में इसके साइकोसिस बताने के क्रम में, ये खाली आप एक्सटर्नल मेडिसिन दे करके, एक्सटर्नल मेडिसिन दे करके, यानी कि अगर आपको फिग वॉट्स हो गया है, वॉट्स हो गया है, तो उसको काट दीजिए, उसको कुछ लोग बहुत सारे समाज में धारणा बनी हुई है उसे ठीक नहीं होता है ना, उसे ठीक नहीं होता, वह एक जगह कटेगा फिर दूसरा आएगा, दूसरा आएगा। आप अगर गोनोरिया हो गया है, डिस्चार्जेज हो रहे हैं, उस पर दवाई दे करके कोई एंटीबायोटिक, उसका स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे करके उसको दबाने का कोशिश करेंगे, तो वह जो विकृति जो है तो दूसरा स्थान ले लेगा, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यानी कि एंटी थेरेपी देते और एंटी नेचुरल वे से चलने से जीवन का कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वह घटता नहीं है। तो ये इसकी चर्चा डॉक्टर हेनीमैन ने किया है। फिर आगे चल करके उन्होंने सिफिलिस की बात करी, और सिफिलिस कैसे शुरू होता है, इसका प्रोग्नोसिस कैसे है, कैसे विकास होता है, और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सिफिलिस की बात करी इन्होंने, और डेवलपमेंट सिफिलिस कैसे होता है इसकी बात करी। और फिर इसके कारण कैंकर्स जो निकल करके आते हैं, और वो सिफिलिस के कंटिन्यूएशन की चर्चा उन्होंने की। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंकर कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन, उसकी चर्चा उन्होंने करी। और फिर सिफिलिस कहा कि सिफिलिस ही मेन कारण है, इसकी बात उन्होंने चर्चा करी है। और फिर सिफिलिस के बाद में उसका कैसे उसका लोकल ट्रीटमेंट से अगर इलाज करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, इस बात की चर्चा की। तो ऐसे करके हम लोगों ने देखा कि सिफिलिस को छिपाने का, साइकोसिस को छिपाने का, उसको गलत ढंग से, उसको अप्राकृतिक ढंग से उसको छिपाने का अगर आप कोशिश करते रहोगे तो वह डिजीज जो है तो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो इसके साथ में मैंने आज एक छोटा सा परिचय दिया हूँ कि आपका क्रॉनिक डिजीज का अगला अध्ययन जो है तो हम लोगों का वह 16 के बाद में साइकोसिस और सिफिलिस पर भी होगा। तो हम लोग अगले सेशन में हम लोग साइकोसिस की चर्चा करेंगे, और उसके बाद पुनः हम लोग सिफिलिस की चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे आत्मसात करना हम लोगों के लिए आवश्यक होगा। यह हम लोगों का एक अच्छा अध्ययन का तरीका होगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही समाप्त करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी प्रकार ये सुनते रहेंगे और सुन करके अपने जानकारी को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। और किसी भी प्रश्न हो तो निश्चित खुल करके मुझे कहिए और लिखिए, आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मेरी गलतियाँ भी हो सकती हैं, उसको सुधारने का मैं भी कोशिश करूँगा, लेकिन आप उसको एज इट इज मत एक्सेप्ट करना, है ना। उसे लेकर के पढ़ने की आदत बनाइए, आकलन करने की आदत बनाइए, एनालिसिस करने की आदत बनाइए, क्योंकि एनालिसिस करना, आकलन करना ही एक चिकित्सक का अधिकार है ना। बिना एनालिसिस किए हुए, बिना आकलन किए हुए आप किसी भी रोगी के लक्षण को देख करके आप दवा देते हैं तो आप चिकित्सक नहीं है, है ना। चिकित्सक नहीं है। बिना एनालिसिस के, बिना कारण के, बिना सोचे समझे दवा का प्रयोग करना आपके लिए डॉक्टर की निशानी नहीं होती है। डॉक्टर वही होता है जो उसमें खोज करता है, उसका प्रतिकार करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, सारे चीज का एक मिला जुला स्वरूप होता है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, है ना, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इस एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने का कोशिश कीजिए। और क्रॉनिक डिजीज की पुस्तक में डॉक्टर हेनीमैन ने मुख्यतः आपके अंदर में एनालिटिकल स्टडीज को विकास करने की भी मूल बात छिपा हुआ है, इसको प्रेजेंट करने में। तो इसको देखने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। सभी को मेरा आशीर्वाद, सभी को मेरा बिल्कुल प्रणाम, धन्यवाद।